Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Hardik Malhotra and I am an assistant professor. ये जो वीडियो रहने वाली है इसके अंदर हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन कब आया, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं और पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं इसके इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। अब ये जो वीडियो है ये किन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जिन यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल ट्रेड करके एक सब्जेक्ट है और इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन आता है। तो ये जो वीडियो रहने वाली है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इसके अंदर मैंने अच्छे से एक बार आपको क्लियर किया है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं जो कि आप एग्ज़ाम में उस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को चलते हैं, देखते हैं। The question is, what do you mean by globalization? Discuss its features, strategies, and also discuss its positive and negative effects on the Indian economy. तो ये जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम क्वेश्चन पास्ट ईयर के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब इस स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है। Globalization refers to the process by which businesses, technologies, ideas, and cultural practices spread across border, resulting in an interconnected and independent world. क्या मतलब हुआ इसका? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो बिजनेसेस हैं वो टेक्नोलॉजीज, आइडियाज और कल्चरल प्रैक्टिसेस एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री के अंदर स्प्रेड होती हैं, जिससे कि क्या है जो वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड और इंडिपेंडेंट फील करता है। अब इसके अंदर और क्या चीजें आती हैं। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज which has been greatly facilitated by advancement in technology, transportation and communication. इसके अंदर जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, लेबर है, इंफॉर्मेशन है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है, उन सभी का क्या होता है, मूवमेंट होता है एक कंट्री से बाकी सभी कंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड आती है फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फीचर्स हैं। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। अब इसके अंदर इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके फीचर्स बनेंगे वो देख रहे हैं, जिसका पहला पॉइंट है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, हम जो एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का बिटवीन द कंट्रीज, तो ये फ्री फ्लो रहेगा। सेकेंड है कैपिटल मोबिलिटी। कैपिटल मोबिलिटी का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन से जो कैपिटल फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर्स क्या हो सकता है, वो फ्लो हो सकता है। इन्वेस्टमेंट कैन मूव फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री टू एमर्जिंग मार्केट्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट होती हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एमर्जिंग मार्केट की तरफ जाते हैं और उसका नाम क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज स्प्रेड रैपिडली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से क्या होता है, जो इनोवेशंस हो रहे होते हैं, जो टेक्नोलॉजीज नई नई डेवलप होती हैं वो अक्रॉस द बाउंड्री क्या होती हैं, ट्रांसफर्स होती हैं, शेयर की जाती हैं नॉलेज को, रिसर्च को, डेवलपमेंट को, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके और डेवलपिंग कंट्रीज भी डेवलप्ड नेशंस की तरफ जा सकें। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एक्सचेंज कि ग्लोबलाइजेशन से जो कल्चर होता है हर एक कंट्री का वो क्या होता है, फ्लो होता है दूसरी कंट्रीज के अंदर भी, लाइक फूड, फैशन, म्यूजिक, लैंग्वेज। इट क्रिएट्स मोर इंटरकनेक्टेड ग्लोबली सोसाइटी। नेक्स्ट, labor movement. The movement of labor has increased as people migrate from better opportunities, skill training and high wages in other countries. इसका मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन से जो लेबर होती है एक कंट्री की वो इजीली मूव कर सकती है अदर कंट्रीज में। किस काम के लिए, कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी, स्किल ट्रेनिंग उनको मिलेगी, हायर वेजेस उनको भी
मिलेंगी दूसरी कंट्रीज में। नेक्स्ट है ग्लोबल सप्लाई चेन। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैव बिकम इंक्रीजिंगली ग्लोबल। जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ग्लोबली इंक्रीज हो रही है। ए प्रोडक्ट में बी डिजाइन इन वन कंट्री, असेंबल्ड इन अनदर एंड सोल्ड ग्लोबली। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है कि भले ही कोई एक प्रोडक्ट है जो एक कंट्री के अंदर डिजाइन किया जा रहा है, दूसरी कंट्री में उसको बनाया जा रहा है, पर वो उसको बेचा कहाँ जा रहा है, सभी ग्लोबल लेवल पे, सभी कंट्रीज में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, जो हम इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि एमएनसी जो बन आती हैं वो क्या करती हैं, इकोनॉमी को काफ़ी इम्प्रूव करती हैं उस कंट्री की, और अपनी जो होम कंट्री है उसकी भी, और जो होस्ट कंट्री है उसकी भी। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी काफ़ी होता है ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से। स्ट्रेटजीज क्या होती हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन की फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो है एक्सपोर्टिंग। जब एक कंट्री के अंदर किसी भी बिजनेस यूनिट का सरप्लस प्रोडक्शन बचा होता है तो वो क्या करती हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप दूसरी कंट्री में जाने का क्या बनता है, एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्ट करती हैं दूसरी कंट्री के अंदर। सेकंड पॉइंट है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कंट्री के अंदर जो एक बिजनेस यूनिट है वो दूसरी कंट्री के अंदर जो दूसरी बिजनेस यूनिट है, जो जो अदर कंट्री की बिजनेस यूनिट, उसको लाइसेंस प्रोवाइड करती है, जिसके बदले में वो फीस चार्ज करती है। अब लाइसेंस में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं कि इसके अंदर जो दूसरी कंट्री है वो पहली कंट्री के ट्रेडमार्क, पेटेंट्स या फिर अदर राइट्स को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजिंग। इसके अंदर क्या होता है, एक जो कंट्री है उसके अंदर जो भी बिजनेस यूनिट है जिसका एक फ्रेंचाइजिंग बिजनेस है, वो क्या करती है, दूसरी कंट्री के अंदर जो अदर अदर बिजनेस मैन होते हैं उनको एक राइट प्रोवाइड कर देती है कि वो कंपनी वो जो उस बिजनेस को रन करें और उसका जो प्रॉफिट है वो खुद लें। और इसके बदले में, फ्रेंचाइजिंग के बदले में, ये एक फीस पे की जाती है फ्रेंचाइजिंग की। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो एक बिजनेस यूनिट है वो किसी दूसरी बिजनेस यूनिट को, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप ये प्रोडक्ट बनाएं और हम अपने नाम पर इसको सेल करेंगे। फिर उसके बाद आता है फोर्थ, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब है कि जो एक बड़ी बिजनेस यूनिट है वो किसी दूसरी कंट्री में जाके जो वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके साथ एक जॉइंट वेंचर बनाती है, और जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके उसको वहीं की वहीं सेल भी करती है। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का स्ट्रेटजी होती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब एक जो बिजनेस यूनिट है, कई बार क्या होता है कि उनको बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट की नॉलेज कई बार सही से नहीं मिल पाती, तो एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट कंपनी भी क्रिएट की जाती हैं जो मैनेजमेंट की नॉलेज किसी दूसरी कंट्री को जाकर प्रोवाइड करती हैं। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है। फिर उसके बाद आता है होली ओन्ड सब्सिडरीज। होली ओन्ड सब्सिडरीज का मतलब है कि wholly owned subsidiaries. Sorry for delay. The wholly owned subsidiaries by their parent company MNC prefer this route of globalization when they want to complete control manufacturing activities in other nations. इसका क्या मतलब हुआ कि जब किसी भी एक बिजनेस यूनिट को दूसरी कंट्री के अंदर पूरा कंट्रोल चाहिए तो वो क्या करती हैं, क्रिएट होली ओन्ड सब्सिडरीज। जैसे कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या सेटअप किया, एलजी इंडिया।
तो वो क्या कर रही है, एलजी इंडिया के अंदर पूरी अपनी सब्सिडरी बना ली, जिससे कि वो जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने ही नाम पे कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन। अब इसका क्या मतलब है कि जब आप अक्रॉस द बाउंड्री जाकर आप क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं या मिल के एक नई कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं। सपोज एक कंट्री है जिसकी बिजनेस का नाम है ए बिजनेस, और वो दूसरी कंट्री के अंदर जाकर कोई वहां पे ऑलरेडी सी बिजनेस है उसके साथ मर्ज करके क्या कर रहे हैं, ए बी या ए सी बिजनेस लिमिटेड करके उन्होंने कुछ बनाया। तो ये क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर मर्जर। और एक होता है एक्विजिशन, जब एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को जाकर एक्वायर कर लेती है अपनी कंपनी के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, एक्विजिशंस। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है। थर्ड, उसके बाद आता है थर्ड कंट्री रूट, कि विद द हेल्प ऑफ एक थर्ड कंट्री की हेल्प से क्या करते हैं, बिजनेसेस को अपने अंदर एक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया हैज टैक्स कंसेशन ट्रीटी विद मॉरिशस। इफ any investment is made in India through Mauritius, it will get tax concession. To take advantage of this treaty, some foreign investors of other nations like Japan, UK, USA who intend to invest in India indirectly इन्वेस्टिंग इन इंडिया रूट थ्रू मॉरिशियस। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक कंट्री जैसे कि इंडिया ने मॉरिशियस के साथ क्या कर रखा है कि टैक्स कंसेशन ट्रीटी साइन कर रखी है, कि अगर कोई मॉरिशियस से कंपनी आती है तो वो उसके लिए टैक्स कंसेशन रहेगा। तो जो बड़ी कंट्री हैं यूएसए या फिर यूके, ये मॉरिशियस के रूट के थ्रू या मॉरिशियस की हेल्प से, मॉरिशियस की गवर्नमेंट की हेल्प से इंडिया के अंदर क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड कंट्री रूट। अब इन स्ट्रेटजीज को फर्दर अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो आपको बुक रेफर करनी होगी आपकी। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी पे ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ा, कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहा। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्लोबलाइजेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू ए हायर जीडीपी ग्रोथ रेट इन इंडिया। जब ग्लोबलाइजेशन ओपन हुई थी 1990 में, उसके बाद से ग्लोबलाइजेशन का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया की जीडीपी पे। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एफडीआई जो है वो लगातार इंक्रीज होता रहा है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, ये जो सभी की सेक्टर्स हैं, इन सभी के अंदर ये सभी चीजें आती रही हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, बूस्ट टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में भी ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है, कि इसके अंदर इसकी वजह से इंडिया ने काफी बेनिफिट उठाया है, जिसके अंदर इंडिया क्या करती है, जो ग्लोबल डिमांड है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, उनको एक्सपोर्ट करती है, उनको दूसरे कंट्रीज के अंदर भेजती है। नेक्स्ट, job creation. The liberalization and global integration have created millions of jobs, particularly in sector IT, outsourcing, retail, manufacturing, contributing to a reduction in poverty। की जॉब क्रिएशन भी काफी ज्यादा बड़ी है, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन के आने से, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी जॉब्स जो हैं वो उनकी क्रिएशन हुई है काफी सारे सेक्टर्स के अंदर। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि इंडिया हैज बीन रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, स्पेशली इन आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। कि इंडिया ने काफी ज्यादा एडवांसमेंट फील करी है टेक्नोलॉजी में, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और स्पेशली किन सेक्टर में, आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि काफी एमएनसी हमारी कंट्री के अंदर आई हैं। आने से क्या होता है, जो वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है
वो हमारे इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आया है, तो काफ़ी रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो फॉरेन प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट नेगेटिव इफेक्ट क्या आते हैं ग्लोबलाइजेशन से इंडियन इकोनॉमी पे। पहला तो क्या है, इनकम इनइक्वालिटी, कि किसी की इनकम काफ़ी इंक्रीज हो गई है और किसी की इनकम काफ़ी डिक्रीज भी हुई है। इनकम इनइक्वालिटी होती है। जॉब इनसिक्योरिटी की ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि हम बाहर से चीप लेबर को भी कई बार इनवाइट करते हैं अपनी कंट्री में काम करने के लिए, जिससे क्या होता है जो जॉब है उसकी इनसिक्योरिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है हमारे खुद के जो लेबर हैं, खुद की कंट्री के लेबर, उनके लिए। थर्ड पॉइंट है कल्चरल इरोजन। जो हमारा खुद का कल्चर है, खुद की हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कई बार थ्रेटन भी होती है और वो कई बार नुकसान भी होता है हमें अपने कल्चर का। क्यों? ग्लोबलाइजेशन से जो बाहर के लोग हैं वो अपना कल्चर को लेके आते हैं और हमारा जो खुद की प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी डिमीन और काफ़ी डाउन भी होती हुई हमने देखी है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होने से और कंजप्शन होने से जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से ओवर एक्सप्लोइटेशन होती है किसकी, नेचुरल रिसोर्सेज की। एनवायरमेंटल भी डिग्रेडेशन हमें देखने को मिला है। Vulnerability to global crisis. Globalization can make economies more vulnerable to external shocks such as 2008 global financial crisis. तो इसका क्या मतलब है कि ये हमें कई बार ग्लोबलाइजेशन कई बार ग्लोबल क्राइसिस का भी हमें अनुभव करवा देती है, जिससे इंडिया को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था 2008 के टाइम पर। फिर है डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल मार्केट। इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल on global demand for its goods and services make it susceptible to global economic downturns। कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है या इंडियन मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी डिपेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से इतनी ज़्यादा कंपनी या इतने ज़्यादा बिजनेसेस इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट पे भी इंडिया डिपेंड हो जाती है। प्रेशर ऑन लोकल बिजनेसेस। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि एमएनसी काफ़ी हमारे देशों में आती है, हमारे देश में आती है, और जो उससे डोमेस्टिक बिजनेसमैन हैं हमारी कंट्री के, उनको काफ़ी चैलेंजेस, काफ़ी प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिससे कि उनको कई बार बहुत बार नुकसान भी झेलना पड़ा है। तो इसी के साथ ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ये जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे, रिवीजन के तौर पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी आपकी। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगी। थैंक यू।